बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और जनाब अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मॉनसून चल रहा है, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हो रही है और मॉनसून ने पूरे खित्ते को और हमारे मुल्क को इस वक्त अपनी लपेट में ले रखा है। और आज भी पेशगोई की गई है कि इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन कल रात से इस्लामाबाद में बहुत तेज बारिश जल थल लेक हो गया है और उसके साथ साथ जो मार्गला की पहाड़ियां हैं वहां से जो पानी के रैले आ रहे हैं उससे तुगयानी का भी खदशा पैदा हो गया है और जो बरसाती नाले हैं वो बिफर गए हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कई जगह पर जो अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी पैदा हो गया और बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर पहले ही जो पीडीएम में वहां पर एनडीएम में अलर्ट्स जारी कर चुकी हैं। तो इन लोगों जो यहाँ पर रहते हैं, इन इलाकों में रहते हैं, इन सोसाइटीज में रहते हैं, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। और अगर कोई अलर्ट यहां से जारी किया गया है इन महकमों की जानिब से तो उसको संजीदगी से लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त बताया जा रहा है तरबेला पर 95%, मंगला पर 62% जो है वो पानी की सतह बढ़ चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और लाहौर की अगर सूरत हाल की कुछ बात करें तो इस वक्त धूप निकली हुई है जी, यहाँ पर कोई बारिश के इम्कानात नहीं है। प्रेडिक्शन यही है कि कल से यानी 7 जुलाई से जो है वो बारिशें होंगी और कल बारिश की प्रेडिक्शन है। लाहौर में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो छठा स्पेल है इसमें यहाँ पर भी तेज बारिश होंगी, लेकिन लाहौर में उस तरीके की तेज बारिशें नहीं हुई। कराची की सूरत हाल भी यही है कि 15 के बाद से बताया जा रहा है कि तेज बारिश की तवक्को है, वरना जो बूंदाबांदी है हल्की हल्की वो तो हो ही रही है, लेकिन जो बारिश कराची वाले चाह रहे हैं कि खुलकर बारिश हो उसके बारे में प्रेडिक्शन यही है महकमा मौसमियात की। 15 जुलाई के बाद से ये बारिशें शुरू होंगी। मौसम की सूरत हाल थी, हमने आपसे शेयर की है। अब आगे चलते हैं, जरा सियासी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। तो तहरीक इंसाफ के जो गुज़िश्ता रोज होने वाले एहतजाज का जिक्र करते हैं, जो बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को अब 2 साल मुकम्मल होने पर किया गया, जिसमें पीटीआई की जानिब से मुल्क भर में हलकों की सतह पर एहतजाज करने का ऐलान किया गया था। फिर उसमें तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत मंजर आम से गायब रही और कोई बड़ा एहतजाज देखने में नहीं आया। तहरीक इंसाफ की खातून बुजुर्ग रहनुमा रेहाना डार को गिरफ्तार किया गया और फिर रात गए उन्हें छोड़ भी दिया गया। इस पर वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पीटीआई वाले यौम इस्तेसाल बानी पीटीआई मना रहे हैं। क्यों इंटीमेट नहीं करते इंतजामिया को कि हमने एहतजाज करना है, फलां जगह करना है, हम प्रोटेक्ट देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, लेकिन किसी का कोई राब्ता नहीं। केपी हाउस हम ऐसा नहीं होने देंगे कि यहां से कोई मॉब इकट्ठा होकर किसी अडियाला जेल या पंजाब के किसी जगह हमला करे। ये हमें इतला क्यों नहीं करते? ये इंतजामिया को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते? हम सहूलत देंगे, प्रोटेक्शन देंगे और एहतजाज इन्होंने करना नहीं। खबरें कभी कोई तलाल चौधरी गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी जानिब कौमी असम्बली इजलास में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने अपोजिशन को कानूनी मामलात पर डायलॉग की पेशकश कर दी। कहा कि 2022 में किस सियासी मसलहत के तहत असम्बलियां तहलील कर दी गई थी। सियासतदानों को पहली दफा सजाएं नहीं हुई हैं, बातचीत के लिए किसी बंद कमरे में बैठना पड़ेगा। सारी दुनिया में जजेस की तैनाती इसी तरह से होती है। सियासतदानों को पहली दफा सजा नहीं होनी चाहिए, ये आर्चुनेट है, लेकिन एक लीगल कोर्स भी हम कहाँ जाए, क्या करें, किस तरफ आए? ये सारी बातें तकरीरें करने से हल नहीं होंगी, ये किसी बंद कमरे में बैठना पड़ेगा आपको और हमें। 26वीं तरमीम की आपने बात की है। 26वीं तरमीम 1 महीना हम लेके बैठे रहे कमेटी में, खुर्शीद शाह साहब उसके कन्वीनर थे। ऑपोजिशन के दोस्त भी आमिर डोगर बैठे हुए हैं, बैरिस्टर गौहर भी बैठते थे, शिबली फराज साहब भी बैठते थे उसमें। हमने उन्हें सामने रख के कहा कि बताएं इसमें गलत क्या, कहते नहीं चीज़ें ठीक है, टाइमिंग ठीक नहीं है। हमने कहा टाइमिंग भी ठीक कर लेते हैं, बताएं और कौन सी चीज़ निकालनी है इसमें से। अब 26वीं तरमीम जिस शक्ल में हुई है उसमें क्या गुनाह किया है इस पार्लियामान ने कि अगर उसने ये 2/3 अक्सरियत से मंजूर की है? क्या आइन के अंदर नहीं लिखा होगा कि 2/3 अक्सरियत से आप कर सकते? बातचीत के लिए बंद कमरों में बैठना पड़ेगा। उधर 9 मई के केसेस में सजाओं के बाद नाअहलियों का भी सिलसिला जारी और गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपोजिशन के अहम रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुतादिद जो अरकान हैं उनको नाअहल करार दे दिया। इस हवाले से जो बाकायदा नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज को नाअहल करार दे दिया गया है। नोटिफिकेशन में साहिबजादा हामिद
हामिद रजा, जरताज गुल, राय हैदर अली, राय हसन नवाज, मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही और राय मुर्तज़ा इकबाल के नाम भी शामिल किए गए। ये सारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, इस पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं आमिर असरानी तज्जियाकार है। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, सुबह खैर, आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, सबसे पहले ज़रा तहरीक इंसाफ के जो कल की तहरीक थी उसका जिक्र कर लेते हैं, जिसमें एहतजाज किया गया और फिर बातें की जा रही थी कि हुकूमत को सरप्राइज़ दिया जाएगा, मगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने ही फिर सरप्राइज़ दे दिया और 9 अरकान असम्बली और 1 सेनेटर को फिर नाअहल जब करार दिया गया। पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तीनों नाअहल हो गए हैं। हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा करने की बजाय तहरीक इंसाफ, आपको नहीं लगता अपनी मुश्किलात खुद बढ़ा रही है? सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? जो बात अभी आजम नज़ीर तारड़ की आपने सुनवाई कि बातचीत डायलॉग ही हल है मसले का, कल स्पीकर भी यही बात कर रहे थे कि तनकीद करें लेकिन बातचीत करें। महमूद खान अचकज़ई की हमेशा से एक ही तकरीर है कि डायलॉग करें और सिविल सुपरमेसी की बात करें, लेकिन अमली तौर पे बात नहीं बढ़ती आगे। अब पीटीआई की क़यादत, बेशक इमरान खान ने मिसाल यूसुफजई के टिकट पे मना किया था कि वो सियासी तबसरा ना करे अलीमा खान, लेकिन सबसे बड़ी तहरीक 5 अगस्त की वही बुनियादी तौर पे, चूंकि ये तहरीक थी बयानात की, तो उसमें वो लीड कर रही थी कि जी सरप्राइज मिलेगा। पहले उन्होंने भतीजों का सरप्राइज देने की बात की, तो आपके प्रोग्राम में भी मैंने बात की यहीं सुबह और कई दफा कहा कि जब वो आएंगे तो हम तबसरा करेंगे ना इस तहरीक के लिए। और फिर इमरान खान ने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे इस काम के लिए तो नहीं आएंगे, मैं अकेला ही काफी हूँ, और फिर साथ ये कि मैं खुद लीड करूंगा। तो अब आपने देख लिया कि इमरान खान 25 मई 2022 को भी लीड करते हुए इस्लामाबाद आए थे सवाबी से, और कासिम सूरी के बकौल इस्लामिक टच देते हुए वापस हो गए थे। और उसके जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा था कि आप रेड जोन में नहीं आएंगे, तो फिर वो ब्लू एरिया के स्टार्ट से पीछे हट गए। अब जब उन्होंने जेल से तहरीक चलाने की बात की तो फ्रस्ट्रेशन का इजहार ये था कि 1.5 हफ्ता पहले उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि आप लोग कोई अच्छी तहरीक चला रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी पे तनकीद की और फिर एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सहारा लिया कि जी वो करेंगे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम आपकी अखलाकी सपोर्ट करेंगे, तहरीक आप खुद चलाएं। तो अब देखें ये जो सिचुएशन बनी है कि प्रेशर नहीं रहा, और आप 26 नवंबर के बाद पहली दफा प्रेशर डालने के लिए 5 अगस्त की डेट दे रहे थे कि ये नुक्ता अरूज होगा, और उस नुक्ता अरूज की हवा में गुब्बारे में से हवा निकाल दी अली अमीन गंडापुर ने कि वो नुक्ता आगाज होगा और हम 90 दिन के लिए करेंगे। कल उनकी गाड़ी को भी रोका गया और कारकुन कह रहे थे डी चौक चलें। अब डी चौक आने का मजाक जो है ना वो सह नहीं सकते अली अमीन गंडापुर, वो ये काम और तजर्बे कर चुके हुए हैं। तो वो तो निकल गए पतली गली से कि 14 अगस्त को हम दोबारा लाहे अमल देंगे। अब 5 अगस्त पे यौम इस्तिसाल कश्मीर पूरी कौम मना रही थी, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी डायस्पोरे, सफारत खाना सब यही काम कर रहे थे और ये कह रहे थे हम एहतजाज करेंगे। अब 14 अगस्त को जब जश्न आज़ादी मनाना है तब इमरान खान साहब ने कह दिया कि चलो वही है, वो होता है ना जुलूस जब ना निकल रहा हो तो किसी चौक में खड़े हो जाए तो रास्ता बंद कर दें तो जुलूस बन जाता है। तो 14 अगस्त में तो लोग निकलते हैं पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाने, तो उसके रंग में भी भंग डालने की कोशिश पीटीआई ने अभी से कर दी है। मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई इम्पैक्ट बना सकेंगे अभी फौरी तौर पे, जब तक वो सियासी लाहेअमल नहीं बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आमिर साहब यही जिक्र करने वाला था, आजम नज़ीर तारड़ साहब की आपने बात की, इन्होंने कहा बंद कमरे में बैठकर गुफ्तगू होती है, तो किसको दावत दे रहे हैं? क्योंकि दूसरी जानिब अगर पीटीआई को ये दावत दे रहे हैं वो तो रजामंदी नहीं है इनसे बात करने के लिए, और वो कहते हैं कि जो ताकतवर हल्के हैं उन्हीं से बात होगी। तो ताकतवर हल्कों का जवाब तो उन्हें मिल रहा है ना। कल जो सरप्राइज आपने अभी इलेक्शन कमीशन का कहा वो किसका सरप्राइज है? क्या DGISPR ने ओपनली नहीं कहा था कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी, सिद्ध के दिल से माफी मांगनी होगी, फिर आप जाके हुकूमत से बात करें, रास्ते बनाएं? आपने नहीं बनाए। यहाँ पे बड़ी तनकीद हो रही है कि जी जजों ने बड़ी जल्दी फैसले दे दिए, ये कंप्रोमाइज हैं। ओके, होंगे, गलत भी सजाएं होंगी, सही भी होंगी, सियासतदानों के साथ तो हमेशा से होता है, ये आया है। लेकिन क्या पीटीआई ने जो वकला की फौज जफर मौज सियासत में डाली, उन्होंने अपने लीडरों के केस लड़े? अपने वर्कर्स को तो छोड़ ही देना कि किसका केस कोई लड़ेगा। तो जब सीरियसली लेना था, जब आप बरतानिया और अमेरिका की मिसालें देते हैं, कैपिटल हिल की, लंदन राइट्स की, तो वहां पे तो समरी कोर्ट्स बनी थी, लोगों को फौरन जल्दी जल्दी समाअत करके सजाएं दे दी गई। यहाँ ऑडियो वीडियो सब मौजूद, यहाँ पे तमाशा बना रहा, यहाँ अदालतों ने जमानत पे जमानत दी, गुड टू सी यू कहना शुरू किया, तो नतीजा क्या निकला कि मजाक उड़ा कि ये क्या करेंगे। तो अब जब सजाएं हो रही हैं तो सब परेशान हैं कि देखें जी जल्दी जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने कहा 4 महीने। भाई 4 महीने जब कहे थे तो 2 साल हो रहे थे उस बात को, वाक़े को।
2 साल तकरीबन हो चुके हुए थे, तो कब फैसला होगा? फिर यही मजाक होना था ना कि आपकी जो कौमी असासे हैं, फौज के जो इदारे हैं, वहां पे जिसका दिल चाहे, ये दुश्मन का होता है कि वो हमला करता है। यहाँ लोगों के जज्बात भड़काए गए, तो भड़काने वाले कोई तो थे ना। तो अब या तो वो किरदार तस्लीम करेंगे, नहीं कर रहे, ओके, जो ऑडियो वीडियो में बोल रहे हैं GHQ जाना है, कोर कमांडर हाउस जाना है, जो जगह आपको बताई गई हैं वहां पहुंच जाएं। साथियों, ये सब की ऑडियो वीडियो मौजूद है ना, तो अब उनकी सजाएं भी ना हों, वो कब होंगी? अभी तो देखें, PF बेस मियांवाली के हमले का केस का फैसला आना है, इस्लामाबाद GHQ हमले केस का आना है, कई 9 मई के केसेस के फैसले अभी पाइपलाइन में मौजूद हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ रुके हुए हैं। तो PTI को सियासी हिकमत अमली अपनाते हुए अपने बानी पैटर्न इन चीफ इमरान खान से बात करनी चाहिए कि हुजूर को, पार्टी को भी बचाना है, या सिर्फ यही रखना है कि भाई किस तरह आपको डे बाय डे सियासत करनी है और मीडिया पे करनी है। अच्छा, तो आमिर साहब, एक तरफ तो रियासत दिल बड़ा कर रही है, और जिस तरह से अभी आजम नज़ीर तारड़ साहब का भी जिक्र हुआ, और उन्होंने जिस तरह से कहा कि बंद कमरों में बातचीत होगी, एक जानिब बातचीत की दावत दी जा रही है, दूसरी जानिब फिर उनके अरकान असम्बली को नाअहल किया जा रहा है। ये दोनों ऑफर्स जो हैं ये एक साथ साथ तो नहीं चल सकती ना? नहीं, देखें, बातचीत की दावत कोई आज तो नहीं दी गई। जब से हुकूमत में आए हैं, शहबाज शरीफ ये बात कर रहे थे, जब वो अपोजिशन लीडर थे, आसिफ अली जरदारी थे, इमरान खान से मिसाक मईशत पे बात करते रहे, वो झटकते रहे। यही काम उमर अयूब करते रहे कि प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर शहबाज शरीफ कहते हैं कि आए बैठे बात करें, वो कहते हैं तुम चोर हो, तुम डाकू हो। तो भाई फिर किस तरह होगा? फिर बैरिस्टर गौहर को बजट जिस दिन पास हुआ, फाइनल डे था, शहबाज शरीफ चल के गए और उनसे कहा कि बैठ के बातचीत करें, मेरे पास नहीं आते, स्पीकर के चैम्बर में आ जाए, मैं वहां आ जाऊंगा, हम बैठ के बात कर लेते हैं, सारे मिल के कर लेते हैं। गवर्नमेंट और क्या करे? उसको ये कहते हैं मिन्नत करने आई है, तो फिर मिन्नत तो वो नहीं ना हो रहा, फिर NRO कौन मांग रहा है? ये NRO देने गए थे शहबाज शरीफ, या रास्ता बनाने गए थे कि सियासी जमातों की बकाए बामी इसमें है कि बातचीत से रास्ते निकालें? अब उनको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जब वो कहते हैं हमने तो सबको आज़ादियां दी थी, PTI कहती है मौलाना फजलुर रहमान आए, बिलावल आए, सब आए, लेकिन भाई किसी ने 9 मई तो नहीं किया हुआ था ना। तो आपके जिम्मे ये काम लग गया हुआ है, आप लोगों ने जिम्मे लिया है, तो फिर रास्ता इससे आप बनाएंगे या फिर सजाएं? अपना कानून अपना रास्ता बनाएगा, तो सजाएं तो आनी है उसमें। तो आमिर साहब, सजाएं एक जानिब हो रही हैं, दूसरी जानिब फौरी तौर पर नाअहलियां हो रही हैं, फौरी तौर पर इलेक्शन भी हो जाएंगे? नहीं, देखें, नाअहली होना ना इलेक्शन के फैसले के बाद, ये इलेक्शन कमीशन ने अपना काम करके फारिग कर दिया। आप जाके, मुझे यकीन है कि फौरी तौर पे शायद ना हो, बल्कि स्टे हो जाएंगे इन इलेक्शंस पे कि जी इनकी लोगों की अपीलें होनी है, तो अपील तक स्टे दिया जाए। इलेक्शन हो सकता है इलेक्शन कमीशन इस हफ्ते या अगले हफ्ते इलेक्शन शेड्यूल भी दे दे, और उसके ऊपर, क्योंकि जैसे जमशेद दस्ती का इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया और फिर वो कोर्ट में चले गए कि जी इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन रोका जाए, तो इलेक्शन कमीशन का फैसला सस्पेंड नहीं हुआ, बल्कि ज़िमनी इलेक्शन की तारीख का फैसला सस्पेंड कर दिया हाई कोर्ट ने। अब यहाँ पे भी यही होगा कि जी अभी तो हमने अपीलें करनी है, यहाँ नाअहलियां हो गई हैं और ज़िमनी इलेक्शन की डेट आ रही है, तो मेरे ख्याल में उन पे इल्तवा मिल जाएगा, स्टे मिल जाएगा कि इलेक्शन ना करें, लेकिन आप अपीलें कर लें ताकि फाइनल हो जाए, तो फिर बात करें। और फाइनल में फिर लोगों को अब बहुत जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बुनियादी गलती कानूनी ये हुई है कि इन लोगों ने अपना दिफा नहीं पेश किया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, TV टॉक शोज में और जलसों में ये पहले गुफ्तगू करते रहे कि हम तो वहां इन्वॉल्व नहीं है। अब जो इस्तगासा के ऊपर ये कहते हैं जी झूठा सच्चा बयान दिया, फलाना दिया, तो भाई ये अपील में आपको फिर साबित करना पड़ेगा, इस्तगासा ने नहीं करना। अब आपको जो काम पहले करना था, जो फवाद चौधरी ने किया, उनके भाई भी वकील है, ये खुद भी वकील है, फैसल फरीद ने पूरी टीम बनाई और साबित किया कि फवाद चौधरी वहां नहीं थे, जैसे शाह महमूद कुरैशी को कहा। लेकिन अब जितने लोग बरी हो रहे हैं उनको PTI में ये तनकीद का निशाना बना दिया गया कि ये कंप्रोमाइज्ड है। अब ये PTI के अंदर एक रस्साकशी नई शुरू हो गई है। पहले तो है ना आपस में ओहदों के ऊपर लड़ाई थी कि इमरान खान ने इसको कहा, उसको कहा। अब ये सजाओं और जजाओं में भी यही तखसीस आएगी कि जी ये कैसे बच गए, ये तो मिल गए हैं। अच्छा, तो आमिर साहब, जो अगर हम कल के एहतजाज की बात करें, जो खास तौर पे कहा ये जा रहा था कि बानी की रिहाई के लिए ये हमारा एहतजाज है, ये तहरीक है, किस हद तक मुअस्सर साबित हुई? और आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अपनी अगली हिकमत अमली क्या लानी चाहिए और इसमें क्या तब्दीली करनी चाहिए? जिस तरह से हम देख रहे थे कि क़यादत का फुकदान दिखाई दिया हर जगह पर, किसी किस्म की जो बड़ी रैली है वो किसी भी शहर में उस तरह से दिखाई नहीं दी, तो सिर्फ वो इसी वजह से कि लीडरशिप जो है वो उस पर, एक तो अगर कारकुन ट्रस्ट कर निकल भी आते हैं, तो जिस तरह से अली अमीन गंडापुर का जिक्र हुआ, उन पर भी बड़ा तनकीद की गई कारकुनान की जानिब से कि वो खिताब किए बगैर ही वहाँ से फिर चलते बने। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है वो होनी क्या चाहिए?
देखें, एहतजाज मौसर वो होता है जैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद में जरा से एहतजाज का खतरा हो तो मेट्रो बस बंद हो जाती है। क्या लाहौर में भी ऐसा ही होता है? क्या लाहौर में जो सर्विसेज थी बुनियादी, क्या वो बंद थी कल? अगर वो खुली थी तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि एक कोने से दूसरे कोने तक क्या पोजीशन रही है। क्या मुल्तान में मेट्रो बंद हुई थी? क्या लाहौर पंजाब मोटरवे पे कहीं पे किसी ने मूवमेंट की? देखे, दफा 144 भी लगती है, पाबंदियां भी लगती हैं, सियासी जमातें उसे तोड़ती हैं और फिर आगे निकलती हैं। बेशक पर्चे होते हैं लेकिन फिर उन्हीं के वकला उन लोगों को बचाते हैं। लेकिन ये सब चीजें इतनी दफा हो चुकी हैं कि वर्कर अब तंग आ गया है, लीडरशिप गायब होती है, नारे लगाते हैं। तो बकौल फैसल फरीद के कि ये टार्चों से एहतजाज करेंगे, तो वही हुआ है कि अपनी अपनी गली में खड़े होकर वीडियो चढ़ा दें। तो सोशल मीडिया पे तो जी भरपूर तहरीक चली है, इसमें तो कोई इनकलाब आ ही गया। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे वहां पे इनकलाब आया और कुछ नहीं हुआ। क्या देखते हैं, ये तहरीके इंसाफ की नाकाम स्ट्रेटजीज थी जिसकी वजह से ये सूरत-ए-हाल बनी? क्योंकि हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत फुर्तियां दिखा रहा है। आपने कहा ताकतवर हलकों की वजह से भी हो सकता है, लेकिन एक जानिब हम ये भी देख सकते हैं कि यही वो इलेक्शन कमीशन और यही इलेक्शन कमिश्नर के बारे में आप बहुत सारी बातें अपनी मौजूदगी में करते रहे हैं और अब जब इलेक्शन कमीशन की बारी आई है तो वो ये रवैया इख्तियार किए हुए हैं। तो आपको लगता है कि ये जो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी थी कि हर कोई दुश्मन है और उनके अलावा जो भी इक्तदार में है, जो भी किसी महकमे की सरबराही कर रहा है, वो उनके साथ गलती कर रहा है? आपको लगता है ये उनकी स्ट्रेटजी थी? देखें, इनका एक प्रेशर था, ये प्रेशर इन्होंने 26 नवंबर को खत्म कर लिया। अगर ये उस प्रेशर को बरकरार रखते तो इनकी तहरीकें भी चलती। तो डी चौक में फाइनली आके और जिस तरीके से फिर जो उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, बेगम बुशरा निकले हैं वहां से और हरिपुर पहुंच गए अचानक, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया है, वर्कर्स परेशान हुए हैं कि हमें तो लाए थे कफन बांध के। तो अब सिचुएशन बदल गई हुई है। इन्हें ये सोचना चाहिए कि कब तक हम झूठे सच्चे दावों और नारों में लोगों को बहला फुसला के लाएंगे। लोग नहीं आते अब आपका प्रेशर जो इदारों के सरबराहों पे आप डालते थे, जैसे वजीर आजम के तौर पे कहते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर तुम इस्तीफा दो, तो आप उस वक्त नहीं ले सके तो आप क्या इस्तीफा लेंगे? अब पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह गया है, स्ट्रेटेजी को बदलें, बातचीत की तरफ आए, गवर्नमेंट से डायलॉग करें और अपने लोगों को यकीन दिलाएं कि आप सियासी जमात के तौर पे रहना चाहते हैं, बजाय जत्थाबरदारी करने के और प्रेशर बनाने के। वो तो आपका निकल चुका हुआ है और 5 अगस्त वाली जो हाइप क्रिएट होनी थी वो भी नहीं हो सकी। तो 14 अगस्त भी देख लें, बाकी भी देख लें, बहरहाल बैठ के बातचीत होगी। आप हुकूमत के जरिए एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर लें, शायद आपका रास्ता बन जाए। अगर आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ बराह रास्त बात करेगी तो वो नहीं कर रही। मुमकिन नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आमिर साहब, एक और हम देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ बड़े अरसे से कुछ ब्यूरोक्रेसी पर तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं। कल की भी उनकी ट्वीट है, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, ज़रा उस पर भी कमेंट करिएगा, उसकी क्या वजह है। और दूसरा ये कि आईनी तरमीम की बड़ी बाज़गश्त है, तो आपके पास क्या खबर है? आप तो बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं ये जो ताकतवर हल्के हैं और जो सियासी तरमीम है जो सारी, इसमें कौन सी ऐसी तरमीम है जिस पर अब बात की जा रही है, जिसको लाने की बात की जा रही है? देखिए, रात 11:30 बजे ख्वाजा आसिफ ने ये ट्वीट किया कि पुर्तगाल में हमारी सारी ब्यूरोक्रेसी जायदादें खरीद रही है, क्योंकि यूरोप में पूरा एक वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे आप कुछ इन्वेस्टमेंट करके शहरियत ले सकते हैं। और ये न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी बल्कि हमारे जितने भी जिनके पास पैसे मौजूद हैं वो सारे वहाँ भाग रहे हैं। इस सेंस में भाग रहे हैं कि डुअल नेशनलिटी कोई पहली दफा तो नहीं हो रही, या कोई दूसरे मुल्क की नेशनलिटी लेके कुछ बच्चे जाते हैं, जर्मनी जा रहे हैं, वो वहाँ पे जॉब करते हैं, उसके बाद उनको शहरियत भी मिल जाती है। कनाडा देता रहा है, अमेरिका, बरतानिया, सब जगहों पे आप देख लें कि लोग गए हैं। अब ये एक नई मरकज बनी है। ख्वाजा आसिफ की वजह से उसको एक हाइप क्रिएट हुई कि जाहिर है अब ख्वाजा आसिफ को लोगों ने नीचे जो तबसरे किए हैं कि भाई तुम वजीर दिफा हो, हमें बातें ट्वीट पे लिख के दिखा रहे हो, तो अमल करके दिखाओ ना, ये ब्यूरोक्रेसी को लगाम कौन डालेगा? तो ये क्वेश्चन भी वैलिड है कि ख्वाजा साहब जो दुरुस्त बात कर रहे हैं तो उसका इलाज भी तो फिर कराना चाहिए ना। क्योंकि जब वज़रा गाड़ियों की मराद से शुरू होते हैं, बहुत छोटे काम से शुरू होते हैं कि गाड़ी अगर आपकी एंटाइटलमेंट 1300 या 1500 सीसी, आप 2500 सीसी गाड़ी लेते हैं, बीवी बच्चों के लिए अलग से गाड़ियां लेते हैं, तो बस फिर ब्यूरोक्रेसी का राज शुरू होता है। जब आप सियासतदान इस बात पे नुकेल नहीं डालते तो फिर आप किसी को क्या गिला करते हैं? फिर सोशल मीडिया पे आके तंज करना अच्छी बात नहीं है। इन्हें ये बात कैबिनेट में करनी चाहिए, इसके ऊपर कमेटी बिठवानी चाहिए, डाटा निकलवाना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है। अपना पुर्तगाल में जो हमारा सफीर है उसको मुतारिक करें, चीजें निकाल लें। ये इसके अलावा तो कोई चीज नहीं है ना कि आप बातें करें और फिर अमल ना करें उस पर। जो बात आप 27वीं तरमीम की कर रहे हैं, देखिए मैं मुसलसल कह रहा हूँ 3 हफ्तों से ये बात कि नवंबर में
सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन है, उससे पहले कुछ नहीं होने का। अच्छा। और जो एस्टेब्लिशमेंट है मुल्क की, उसका जवाब वाज़ेह है कि हमें इस वक्त 2 मसाइल हैं। इंडिया की जंग जीतने के बाद मजीद दिफा का मामला ठीक करना, जो खित्ते की सिचुएशन इसराइल ने और इंडिया ने मिलकर बनाई हुई है, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन, कि हमारी मिलके तवज्जो हुकूमत के साथ ये है कि हम इसे दुरुस्त करें। तरामीम जब जरूरत होगी, अगर 26 आई हैं तो 27, 28, 29 भी हो जाएंगी, लेकिन ये तरजीह में शामिल नहीं है। ये हमारे मीडिया के अंदर ज्यादा गपशप है। अच्छा। कि हाँ जी, जाहिर काम तो होता रहता है। आपको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की प्रेस रिलीज याद रखनी चाहिए, जिसमें उन्होंने 4 सूबों के लिए कहा है कि आप आईनी सुप्रीम कोर्ट बना दें, बेंच की बजाय ना कोर्ट बना दें अलग से। वो वकला का एक अपना पॉलिटिकली शोशा भी है, धंधा भी है कि ज्यादा अदालतें होंगी तो ज्यादा केस मिलेंगे, ज्यादा बारिश के साथ ज्यादा पानी आएगा। तो फिर ये तो चलना ही होता है, क्योंकि अभी बहरहाल ये दिसंबर जनवरी में जाके आगे बातचीत होगी। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर आपने रोशनी। इसके अलावा हम बैनुल-अक़वामी सियासत भी देख लें तो जो उसकी सरबराही कर रहे हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बात करते हैं कि भारत को एक और धमकी लगा दी गई डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। 25% टैरिफ आयद होने के बाद मजीद टैरिफ लगाने का इंदिया दे दिया गया है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रूस से तेल दरामद कराने वाले ममालिक पर जल्द इजाफी टैरिफ का ऐलान भी किया जाएगा, और इस हवाले से आज रूसी हुकाम से मुलाकात के बाद फैसला किया जाएगा। गजा में लोगों को खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरब रियासतें रकम से मदद करेंगी और इसराइल खुराक तकसीम में ताउन करेगा। रूस ने अमरीकी सदर के भारत से मुतल्लिक बयान को धमकी करार दे दिया, और तर्जुमान क्रेमलिन का ये कहना है कि हर मुल्क को अपने तिजारती शराकतदार चुनने का हक हासिल है। जी हाँ, और रूस से तिजारत रोकने के लिए दबाव डालना गैर कानूनी है। उधर अमरीकी सदर की जानिब से भारत पर इजाफी टैरिफ के ऐलान के बाद कांग्रेस ने वज़ीर आज़म मोदी को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया है। तो जनाब, ये ओवरऑल जो सिचुएशन हमने आपके साथ शेयर की है। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। के खुशखबरी शेयर करते हैं। फुटबॉल के टैलेंटेड लियारी के नौजवान खिलाड़ियों की जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और नॉर्वे के दारुल-हुकूमत ओस्लो में मुनक्किदा दुनिया के सबसे बड़े यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट में कराची के इलाके लियारी के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल बेटर फ्यूचर पाकिस्तान फुटबॉल क्लब ने उनके जो बॉयज हैं अंडर 15 वो उन्होंने इवेंट जीत लिया है। टीम ने नाकाबिल शिकस्त रहते हुए फाइनल में नॉर्वे के युवाक लेन FC को 2-0 से शिकस्त दी है, टाइटल अपने नाम कर लिया है। नॉर्वे कप में 30 ममालिक की 2000 से ज्यादा टीमों ने 90 मैदानों में होने वाले मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के इवेंट्स में शिरकत की, और नॉर्वे के बच्चों और नौजवानों की बहबूद के लिए सरकर्दा 100 से ज्यादा तंजीमों की जो अंजुमन नेशनल काउंसिल ऑफ नॉर्वेजियन चिल्ड्रन एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तहत होने वाले टूर्नामेंट में दुनिया भर से टीमें अपनी मदद आपके तहत शिरकत करती हैं। और बेटर फ्यूचर क्लब ने गुज़िश्ता बरस भी नॉर्वे कप के फाइनल में रसाई हासिल की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो कामयाबी नहीं समेट सके थे। मगर इस साल उन्होंने ना सिर्फ नॉर्वे कप का टाइटल अपने नाम किया है, बल्कि पाकिस्तान का नाम भी फुटबॉल के मैदान में रोशन कर दिया है। मजीद बात करते हैं उनके खिलाड़ियों और कोच से। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है अब्दुल राशिद साहब, हेड कोच हैं टीम के, और समीर अफजल हैं कैप्टन है हमारे, और इसके साथ साथ अहमद अली मैन ऑफ दी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, और बाबा बख्शी मैन ऑफ द टूर्नामेंट हमारे साथ मौजूद है। इन सबसे बात करते हैं। बेसिकली हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी फुटबॉल टीम के लिए। आप सबको जी अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। सबसे पहले अब्दुल राशिद साहब आपसे बात करेंगे, ऐसा महसूस कर रहे हैं, कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितनी बड़ी जीत है, इस जीत के बाद कितना फख्र महसूस हो रहा है आपको अपनी टीम पे? देखें, सबसे पहले तो मैं आप पूरे अहले वतन पाकिस्तान को, जिसने आज़ादी के मुबारक में ये जो तोहफ़ा इन बच्चों ने लेके आया है, उसके लिए सब मुबारकबाद आप सबको, पूरे पाकिस्तान को। और दूसरा, वहाँ पर मुकाबला तो बहुत सख्त था। जिस तरह हमारे बच्चों ने वहाँ जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान का नारा सुनते थे, तो इनमें और यानी कि जोश बढ़ता था। तो सामने वाली टीम जो होती थी, बड़ी तगड़ी टीमें और टफ टीमें होती थी माशाल्लाह, लेकिन इन बच्चों ने उनको अच्छे यानी कि 4 गोल, 6 गोल, 3 गोल, 2 गोल, तो उस मार्जिन से इनको हराते थे ये बच्चे। बिल्कुल। और समीर से बात करते हैं। समीर अब्दुल समद, आप कप्तान हैं, मुझे ही बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अपनी टीम को लीड करते हुए टाइटल जितवाने का? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर अब्दुल समद है, मैं लियारी से ताल्लुक़ रखता हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा हमारा तमाम लड़कों का। जब तक टीम वर्क नहीं होता, एक साथ नहीं होते, तब तक टीम में खेलने का कोई फ़ायदा नहीं होता।
और हम लोग टीम वर्क एक साथ ही खेल रहे थे, तब जाके हमें ये गोल्ड मेडल हासिल हुआ। बिल्कुल टीम वर्क के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। अच्छा अहमद अली, आप बताइएगा कितनी बड़ी जीत है और कितने मैचेस थे जिसमें टीम जो है वो नाकाबिले शिकस्त रही आपकी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद अली है। बहुत खुशी हो रही है जो हम लोगों ने इतना बड़ा पाकिस्तान के लिए कप लाया, गोल्ड मेडल, और मैं उसमें टॉप स्कोरर रहा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। वहाँ पे भी आवाम भी हम लोगों से बहुत खुश था, पाकिस्तानी आवाम थे वहाँ पे, हमें बहुत सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे। यहाँ पे भी हमें सपोर्ट कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, बस सबका दुआएं हम लोगों ने आज ये कप लाया पाकिस्तान के लिए। हम आपके बड़े मशहूर हैं, आप लोगों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी और आपने वाकई जो हेड कोच ने सही कहा कि आज़ादी के महीने में हमें तोहफा दिया है पूरी कौम को। अच्छा बाबा बख्शी, आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट आपको करार दिया गया, तो ये इसके बाद जब आपको ये एजाज़ मिला कैसी फीलिंग्स थी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाबा बख्शी है। मुझे बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि मैं फाइनल में मैन ऑफ द टूर्नामेंट आया हूँ और हमें वहाँ खेलने में बहुत मज़ा आया था। वहाँ के ग्राउंड और सपोर्ट हमें बहुत मिले थे, वहाँ के ग्राउंड भी बहुत अच्छे थे और हमें खेलने में भी बहुत मज़ा आ रहा था, तो हमने खूब मेहनत की थी। बिल्कुल बाबा, जैसा आपका नाम कमाल है वैसा ही आपका काम कमाल है। तो जनाब जो हिचकिचाहट आपको यहाँ महसूस कर रहे हैं, हम जब आपको मैदानों में देखते हैं कमाल कर दिखाते हैं, आप मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं, तो वही कमाल यहाँ पर भी दिखाएं। बताएं, लियारी का नाम आपने रोशन किया है, तो हम पहले हेड कोच से फिर एक बार बात करते हैं। अब्दुल्ला साहब, आप बताएं, ये जो बच्चे इस वक्त आपने तैयार किए, इनको फुटबॉल के मैदानों में परफॉर्म करने के लिए तैयार किया, आपको लगता है कि ये हिचकिचाहट उनमें तब भी थी और आपने वो हिचकिचाहट बाहर निकाली और फिर उन्होंने नॉर्वे में जाके जो है टाइटल अपने नाम किया है? जी बिल्कुल, स्टार्ट में देखें हमने जिस हिसाब से ट्रायल्स करवाए थे ककरी ग्राउंड में लियारी में, तो तकरीबन आई थिंक 200-250 के करीब बच्चे आए थे, ये लोग सारे ट्रायल देने आए थे। तो एक चीज़ में आप जाते हैं ना तो आपको हिचकिचाहट होती है, मैं सिलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, मेरा नाम आएगा नहीं आएगा, मुझे कोच रिसीव करेगा नहीं करेगा, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम होती हैं। उसके बाद जो हमारा 6 मंथ यानी कि ट्रेनिंग का सेशन चला तो उसमें भी काफ़ी बच्चे थे, उसमें 16 बच्चे थे। तो आहिस्ते आहिस्ते पूरे एक 17 की टीम, जब हमने कैंप लॉन्च किया उसमें 21 बच्चों के बाद 17 की टीम बनी, तब जाके इनकी हिचकिचाहट फिर बंद हो गई क्योंकि इनका पासपोर्ट चला गया, वीज़े के लिए चला गया, तो फिर इन्होंने अपने गेम के ऊपर तवज्जो दिया। तो इन्होंने माशाल्लाह अपने कैंप में मेहनत की और नॉर्वे में जाके मेहनत की और आज ये आपके सामने टाइटल रखा हुआ है, क्योंकि ये अगर हिचकिचाहट इनके ग्राउंड में होती है ना तो ये आज टाइटल रखा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात की तो हम भी कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि भाई वहां पर ये हिचकिचाहट नहीं है जो यहाँ पर है, वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत होती है। अच्छा समीर, आप कैप्टन हैं टीम के, आपके जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट है और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वो तो हमारे साथ ही यहाँ पर बैठे हैं, आपको मजीद किसी और प्लेयर को मेंशन करना है जिसका बहुत किरदार रहा हो इस जीत में? किरदार तो है, जो मेरा अपना कोच है, मेरे क्लब का कोच है तारिक ताज, उनका और गुलाम शबीर का। प्लेयर्स में मेरे साथ जो मुझसे भी ऊपर एक कैप्टन है समीर, जिनका नाम है समीर अब्बास, मेरे साथ वो भी लीड कर रहे थे टीम को, सिर्फ मैं नहीं था। मतलब उसका भी किरदार है मेरे साथ निभाने का ग्राउंड में। राइट। तो अहमद, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड आपको क्यों दिया गया? मैं अच्छा खेला वहाँ पे, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं टॉप स्कोरर भी वहाँ पे रहा। मैंने 14 गोल किए थे वहाँ पे नॉर्वे में। बहुत मुझे खुशी है कि एक नॉर्वे दूसरे मुल्क में मैंने टॉप स्कोरर में बना, वो भी 152 टीमों में। मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत मैं खुश हूं। में आप कामयाब कैसे रहे? टॉप स्कोरर आप रहे हैं, आपने इतने गोल दागे हैं, कैसे आपने दागे?
जी, आपने मैंने 14 गोल किए थे टोटल। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा बाबा बख्शी, आप बताएं, आप लोग इंटरनेशनली जब गए खेलने के लिए तो कुछ फ़र्क आपने महसूस किया? जो पाकिस्तान में आपके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलियात आपको यहाँ मैसर हैं, वो वहाँ पर जो दूसरी टीम्स हैं उनको किस तरीके की फैसिलिटीज़ थी? तो कुछ फ़र्क आपने महसूस किया? जी बहुत महसूस किया ये चीज़। अच्छा, क्या क्या फ़र्क था? बेसिक क्या मैदान तो यही है यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो आपको लगता है कि वो उन लोगों के पास हैं, उन टीमों के पास हैं, सहूलियात वो हमारे पास भी होनी चाहिए? वहाँ के पास वहाँ के क्लब हैं और अच्छे ग्राउंड हैं। राइट, उनकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है हमारे पाकिस्तान से। वहाँ पर सॉरी मैं कुछ चीज़ें ऐड कर दूं कि वहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी है, हर सिस्टम की फैसिलिटी। वहाँ पर ग्राउंड अच्छे हैं, वहाँ पर क्लब अच्छे हैं, वहाँ पर खेलने को हर बच्चे को मौका मिलता है, वहाँ पर हर सहूलत बच्चों को मिलती है। हम तो यहाँ में तो गवर्नमेंट ने कहीं सपोर्ट ही नहीं की इस दफ़ा। हम लोग गए दूसरी दफ़ा जा रहे हैं, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। स्पॉन्सरशिप के मसाइल फेस करने पड़े अब्दुल राशिद साहब? हमें बहुत मसाइल पेश करने पड़े। मैंने कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि गवर्नमेंट इन बच्चों को सपोर्ट करे, इनको यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट करे, इनको ये जा रहे हैं क्योंकि हमें नॉर्वे से सिर्फ सपोर्ट मिलती थी। पाकिस्तान से मैं चाहता था कि मेरा दिल था कि मेरा मुल्क है पाकिस्तान। मैं 2014 से फर्स्ट टाइम ब्राजील स्ट्रीट चेयर वर्ल्ड कप में जीत के आया था। उस टाइम भी मैंने ये मैसेज दिया था कि मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, तो मेरा दिल था कि पाकिस्तान के लिए कुछ करूं। 14 से मैं लगा हूं, आज ये 2025 में माशाल्लाह ये गोल्ड मेडल लेके आए। ये मेरी 2014 से मेहनत है, तो इसमें मैं काम कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं की। तो मेरा ऐसा इवेंट आ रहा है जिसमें आप चाहेंगे कि गवर्नमेंट उस पर तवज्जो दे और वहां सपोर्ट करे? देखें, अभी तो काफी इवेंट है। अब एक इवेंट नॉर्वे का जो चलता है, वहां पर नॉर्वेजियन लोग हैं जो मेरे कुछ दोस्त हैं और कुछ भाई हैं जो वहां पर ये सिस्टम चला रहे हैं, वो सपोर्ट करते हैं। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम काफ़ी इवेंट है जो जहां जाके हम लोग खेलें। जिस तरह मेरा जो आपने बात की थी ना, बेहतरीन प्लेयर मेरा समीर जो कैप्टन है, बेसिकली समीर जो अभी शो में हो सकता है उसको बुलाएंगे अभी, तो वो मेरा मेन कैप्टन है। तो उसने काफ़ी एफर्ट थी उसकी मेरे साथ, जो हर वक्त हर टाइम इस बात को यही कहता था कि सर हमें गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट नहीं करती, हमारी गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट नहीं करती। मैं तो चाहता हूं, अपनी गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि इन बच्चों को सपोर्ट करें और इनको अपने पास बुलाएं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, बिलावल साहब हैं, ये इनको बुलाएं, इनका हौसला अफजाई करें ताकि आने वाले जो भी इवेंट चले खुशी खुशी आगे जाएं और अपनी मेहनत करें, पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करें। बिल्कुल, ये आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। हम क्या कह सकते हैं, ये टैलेंट की बेबसी है बस, और कुछ नहीं है। और अगर थोड़ी सी हुकूमती सरपरस्ती हो, क्या इनके वीज़ास के टिकट्स के मसाइल हल कर दिए जाएं, तो उसके बाद यही टैलेंट है जनाब। पहले फुटबॉल का नाम पाकिस्तान में भी कोई नहीं लेता था, और अब इंटरनेशनली ये जाकर इतने बड़े टूर्नामेंट्स में एक तो ना सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद फिर गोल्ड भी लेकर आ रहे हैं, नहीं पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हम यही अपील करेंगे एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से कि ये जो टैलेंट है इसे आगे जाने का मौका भरपूर तरीके से दिया जाना चाहिए। जो भी स्पॉन्सरशिप के मसाइल है उनको जो है वो रिजॉल्व कर देना चाहिए। तो अब्दुल राशिद साहब, मजीद कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बहुत सारा और भी टैलेंट है पाकिस्तान में जो फुटबॉल के लिए जो बच्चे हैं लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनके लिए कोई खास पैगाम? देखिए, आपने जो बात की बिल्कुल सही। जिस तरह शाजिया करीम ने हमें एयरपोर्ट से अलविदा भी किया और रिसीव करने भी वो आई, ये इसमें क्या होता है, बच्चों को अपनी चीज ऊपर आती है, अब आती है कि हमारे पीछे कोई खड़ा हुआ है। तो अभी शाजिया करीम की काफी एफर्ट है इन बच्चों पे, जो इन बच्चों के लिए काम कर रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये बच्चे हैं, ये बच्चे उनके लिए मैसेज हैं जो अभी भी पाकिस्तान के अंदर अच्छे टैलेंट प्लेयर बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के स्पोर्ट एक एकेडमी बनाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद बनाए, ताकि उन बच्चों को वो सहूलत मिले जो नॉर्वे में खेलते हैं या दूसरे मुल्कों में खेलते हैं,
उनको मिलती है। अगर इस तरह हो, फुटबॉल पे अगर थोड़ा सा तवज्जो हो तो ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। और देखें जनाब, ये पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा है। इस वक्त ट्रॉफी भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और आपको देगा कि किस कदर खूबसूरत ट्रॉफी है और ये बच्चे नॉर्वे से लेकर आए हैं। तो हम इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में भी ये यूं ही ट्रॉफीज उठाते रहेंगे। ब्रेक के बाद एक्सप्रेसो जी, आगाज में कुछ मौसम का जिक्र किया था और आपको बताया था कि जी इस्लामाबाद में मार्गला की पहाड़ियों से जो आने वाला पानी है, वहाँ जो शदीद बारिश है, उसके बाद से नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे नईम असगर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नईम, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है, तो उसके बाद फिर क्या दोबारा नदी नालों में तुग़यानी का खदशा पैदा हो गया? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद जो है चूंकि मार्गला के दामन में वाक़या है, मार्गला के पहाड़ों पे जब भी बारिश होती है तो इस्लामाबाद के जो नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी की सूरत हाल पैदा हो जाती है। और आज रात को मुसलसल वक्फे से कई जगहों पे मुसलसल बारिश हुई है। सुबह के टाइम जो फजर का टाइम था, उस टाइम यहाँ इस्लामाबाद में काफी बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है कई इलाकों में, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे हमारे अकब में भी जो बरसाती नाला है, ये इसमें पानी जो है बहुत ज्यादा इसका फ्लो है। आम रूटीन में यहाँ पे इसका इतना फ्लो नहीं होता। तो बारिश की वजह से जो इस्लामाबाद के नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इसके अलावा और तुग़यानी के अलावा जो चट्ठा बख्तावर वाली साइड है, वहाँ पर जो नदी नाला है उस बरसाती नाले का पानी जो है वो शहर के घरों में दाखिल हो चुका है। और चट्ठा बख्तावर, इसके अलावा पार्क रोड के इर्द गिर्द, कुल रोड के इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ पर भी पानी जो है वो घरों में दाखिल हो चुका है और शहरी जो है इस हवाले से काफी परेशान है। इसके अलावा इस्लामाबाद के दीगर इलाके भी जो है, जिनमें G11 के जो कच्ची बस्तियां हैं, वहाँ पर भी ये इत्तलात आ रही थी कि वहाँ पर भी लोग जो है ये जो पानी है वो घरों में दाखिल हुआ है और लोग परेशान है। राइट, तो नईम बताइएगा कि इस वक्त जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं किन किन इलाकों में जारी है, क्योंकि रात गए बारिश होती रही और बहुत तेज बारिश हो रही है और अब भी आप के पीछे देखा जा सकता है कि क्लाउडी वेदर है। तो आप बताइएगा कि कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं जहां इमदादी कार्रवाइयों की जरूरत भी है? देखिए, जो सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला इलाका है वो है चट्ठा बख्तावर का। वहाँ पर जो पानी है वो ज्यादा घरों में दाखिल हुआ है। और इमदादी कार्रवाइयों की बात करें तो वहाँ पर CDA के जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू कर दिए गए हैं और CDA की वहाँ पर मौजूद है। अब तक कुछ देर पहले हमने वहाँ पर देखा भी कि CDA का जो रेस्क्यू अमला है वहाँ पर पहुंचा है। लोगों के घरों में से पानी दाखिल हुआ था, जो लोग घरों में फंसे हुए थे, पानी की वजह से उनको निकाला गया है। 42 के करीब लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है और उन्हें महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया है। सूरत हाल इतनी खराब नहीं है कि कोई जख्मी हो या किसी के जाम होने की इतला नहीं है, लेकिन माली नुकसान काफी हुआ है क्योंकि लोगों के घरों में पानी दाखिल होने से जो कीमती सामान था उससे वो खराब होने का खदशा है, वो बल्कि खराब हुआ है। और लोग जो है वो इस वक्त वो चाह रहे रेस्क्यू वहाँ पर उनको किया जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इसके अलावा उन इलाकों में स्कूलों में, क्योंकि स्कूल अभी खुले ही थे, तो वहाँ पर जो स्कूल थे उनको भी छुट्टी कर दी गई है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, जानी नुकसान तो नहीं, माली नुकसान का खदशा। प्रिया खुद भी महफूज रही, आगे चलकर मजीद भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जब शामिल करते हैं सेगमेंट माइंड मैटर्स और देखते हैं कि वकार अहमद मलिक साहब और नदीम खावर साहब आज क्या बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। हमारे साथ उस्ताद नदीम खावर हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं। फ़ोटोग्राफ़ी की दुनिया में, यानी पाकिस्तान में जितने भी फ़ोटोग्राफ़र्स हैं हम उनको उस्ताद कहते हैं, हम भी इनको प्यार से उस्ताद जी कहते हैं। उस्ताद जी के जो अफसाने हैं, यानी जो तस्वीरें हैं जो इन्होंने उतारी हैं, उनके अंदर जो एलिमेंट्स को अगर आप गौर से देखते हैं तो इंसान उनमें खो जाता है। इतने खूबसूरत तस्वीरें उस्ताद नदीम खावर जो हैं उन्होंने उतारी, पाकिस्तानी लैंडस्केप की, पाकिस्तानी कल्चर के हवाले से, और लाइफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट इनकी जो तस्वीर कशी है उनमें। और
इनकी तस्वीरों के हवाले से हमने पहले साउथ के हवाले से बात की थी, किला द्रावड़ के हवाले से बात की थी, बलूचिस्तान के हवाले से बात की थी। खाकिस्तरी रंग में और इस तरह की लैंडस्केप के अंदर जिस तरह ये कलर्स लेके आते हैं और उसके अंदर जो मानवीयत भर देते हैं वो बड़ी कमाल है। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा उस साइड पे, पहाड़ों पे, जहाँ पे उस्ताद नदीम खावर जो हैं उन्होंने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मैं यही समझूंगा वहीं गुजारा। पहाड़ों के ऊपर किसी मचान में बैठे हुए, किसी ज़माने में जो शिकारी बैठा करते थे ना, इसी तरह जो उस्ताद जी जो हैं वो किसी पहाड़ के बिल्कुल बुलंद बर्फ़ों में किसी जगह मचान लगा के वहाँ पे बैठे होते हैं कि किसी ख़ास एंगल से फ़लाँ पहाड़ की तस्वीर लेनी है। आज का जो हमारा मौजूद है वो K2 का पहाड़ है। K2 के हवाले से इनकी जो तस्वीरें हैं, उस्ताद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मेरा पहला सवाल ये है कि फ़ोटोग्राफ़ी की तनाजुर में अगर देखा जाए तो जो स्केल आपको नांगा पर्वत का मिलता है या जो राकापोशी का मिलता है, बिकॉज आपका एलिवेशन लो होता है और एक बहुत जॉइंट चीज़ जो आपके सामने खड़ी हुई है, उसकी बनिस्बत जो आप बेस कैंप है या कंकोडिया भी अगर कह दें तो वो काफ़ी बुलंदी पे है और उसके आगे, तो क्या वो तहय्युर में उस तरह डालता है फोटोग्राफर को K2? बेसिकली जब आप K2 का सोचते हैं तो इसका आप ज़हन में ये रखें कि आपको 6-7 दिन की एक मसलसल चढ़ाई मशक्क़त करके आपने उस पॉइंट पे पहुंचना है जहां से आपको K2 पहले नज़र आता है भरपूर तरीके से, कंकोडिया जिसे हम कहते हैं। तो आपको यहाँ अशकोले से फिर मसलसल अगर उनके हिसाब से चले तो 5 से 7 दिन हमें लगेंगे वहाँ पहुँचते हुए। लेकिन अगर आपके पास टांगें मजबूत हैं तो आप 2 दिन जल्दी भी जा सकते हैं और लोग जाते भी हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी फ़जीक पे और आपका ऑक्सीजन लेवल बर्दाश्त करने की कितनी पावर है। तो खैर कंकोडिया एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप पहुँचते हैं तो फिर आपकी सारी थकावट ख़त्म हो जाती है और आप ऐसे ही फील करते हैं जैसे घर में बैठे। K2 सामने तहय्युर में डालते हैं क्योंकि K2 इज सराउंडेड बाई मैनी, मतलब इस तरह के पहाड़ जो कि उतनी ही बुलंदी के हैं। एक होता है ना कि आप बिल्कुल आइसोलेटेड खड़ा हुआ नांगा पर्वत, राकापोशी, मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि वहाँ पर जब आप जाते हैं तो K2 और बाकी सारे पहाड़ भी तो तकरीबन एक जैसी बुलंदी है। देखिए हर पहाड़ की एक अपनी खूबसूरती है। अब K2 के राइट साइड पे सबसे पहले तो ब्रॉड पीक आती है, उसके राइट पे थोड़ा सा हो जाए तो G1 G2 आती हैं। ये पाकिस्तान के ये चारों जो हैं 8000 प्लस पीक्स हैं। और एक एज ए माउंटेनियर या एक एडवेंचर आपके लिए एक बहुत खूबसूरत एक हसीन लम्हा है कि आप इतने बड़े पहाड़ों के सामने खड़े। लेकिन K2 उनमें एक ऐसा है जैसे आप कह रहे हैं अवाम और शहजादा, ये एक डिफरेंस है ना। उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, उसकी एक अपनी लुक है, उसका जो पिरामिड शेप है, दुनिया में ऐसा खूबसूरत पहाड़ कोई नहीं है। इसीलिए तो उसको शागोरी भी कहा जाता है जो उनका एक बल्ती नाम है। तो मेरे ख्याल में पिरामिड शेप और उसकी खूबसूरती और उसके साथ फिर उसके जहां आप खड़े हैं लेफ्ट साइड पे एंजल पीक आपको नज़र आती है, तो एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। जैसे आप अहराम मिस्र में जाएं तो एक बड़ा मिस्र वो अहराम है और उसके साथ फिर छोटे छोटे क्यू में खड़े हैं, तो एक सिमेट्री बनती है। सामने फिर ग्लेशियर है, तो ये सारी चीज़ें मिल के उसको बहुत डिफरेंट बनाती हैं। अच्छा, K2 ट्रैक में एक तो आम टूरिस्ट जाता है, फिर फोटोग्राफर्स जाते हैं और मकसद K2 का दीदार करना ही होता है। अब इतना लम्बा सफ़र तय करके, इतने वसाइल सर्फ करके वहाँ पे आपका इस तरह का लकी होना कि आपको K2 नज़र आ जाए, ये तो पहली एक बहुत बड़ी बात है कि एक एज ए टूरिस्ट किसी को नज़र आ गया तो वो कहेगा कि चलो ठीक है, मेरे पैसे पूरे हुए, मेरी सारी मुशक्क़त जो है उसको मुझे फल मिल गया, सामने मुझे K2 नज़र आ रहा है। लेकिन आपको तो K2 को नज़र आना भी ख़ास लाइट, ख़ास चीज़, उसके लिए तो कोई लकीस्ट लोगों में कोई मज़ीद लकी होने वाली बात है। तो आप क्या उस तरह के लकी रहे? ये लकी तो मैं रहा, लेकिन इस लकी होने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी थी। मैं जब चला हूँ, अब शॉर्टेज करता कि वहाँ पे जब मैं पहुँचा हूँ जिस दिन वेदर ख़राब था और मैं अपने साथ तकरीबन 2 माह का राशन लेके गया था। मैंने अक्सर लोगों से सुना था कि वेदर ख़राब हो जाता है, फिर बहुत बहुत दिन वेदर सही नहीं होता, आपको अच्छे फोटो नहीं। राशन लेके गया मेरे पास जो था बैकअप में था। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि जब तक मुझे मेरे मतलब की फ़ोटो नहीं मिलेगी मैं नहीं जाऊंगा। तो आप यकीन करें कि 11 दिन के बाद मुझे वो वाले फ़ोटो मिले जो आप अभी देखेंगे। तो 11 दिन मुझे वहाँ पे बैठ के इंतज़ार करना पड़ा और बैठ के वहाँ पे इंतज़ार में क्या होता था कि सारा दिन एक पत्थर पे बैठे, कभी दाईं तरफ मुँह कर लिया, फिर बाईं तरफ कर लिया और ये सोचना कि शायद कल अच्छा दिन होगा, कल सूरज निकलेगा और मैं फ़ोटो बनाऊंगा। लेकिन 11 दिन की मेहनत ज़ाया नहीं गई
मैंने जो इंतज़ार किया उसका मुझे जो फल मिला, जो फ़ोटोज़ मिले, वो मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन फ़ोटोज़ में से एक है। आप अकेले थे या आपके साथ कोई? मैं अकेला था। मैं या पीछे से हम 2 लोग गए थे, लेकिन बदकिस्मती से एक दोस्त को जो था उसकी तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई तो वापस आ गया। फिर मैं शकोले से आगे जो था अकेला ही निकला था। और मुझे पहुँचते पहुँचते कुछ 7-8 दिन में वहाँ पे पहुँचा था, क्योंकि दूसरे माउंटेन्स की भी कुछ फ़ोटोज़ लेने थे। तो जब मैं कंकोडिया पहुँचा हूँ तो सेम उसी दिन शाम को मौसम ख़राब हुआ और बर्फ़बारी हुई, और फिर मसलसल 11 दिन जो था उसी मौसम के अंदर मुझे गुजारा करना पड़ा। अब जब आपको तस्वीरें मिली तो मुकम्मल तौर पे यानी मौसम साफ हो गया था? बिल्कुल, आप ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल सुकून, खामोशी, यानी कि हवा की जो वहाँ पर सरसराहट थी वो भी फील हो रही थी। ये होता था कि मैं रोज़ अलार्म लगा के ना, उस वक्त वो छोटे मोबाइल होते थे तो उनका बहुत लंबा बैटरी लाइफ होता था, तो रोज़ाना अलार्म लगाता था कि सुबह सूरज इतने बजे निकलना है, उससे 20-25 मिनट पहले का टाइम लगाता था, ताकि अगर सुबह उठूँ तो ये ना हो जाए कि मैं लेट हो जाऊँ। तो रोज़ाना नहीं खोलता था, जिप खोलता था, माउंटेन की तरह देखता, क्योंकि सामने विंडो के सामने वाली साइड पे जो था K2 नज़र आना था। देखा, जिप बंद की, फिर लेट गया। इसी तरह दायरा में मैं देखता रहा, कुछ नहीं। फिर जब 11वां दिन था, मैंने जिप खोली तो सामने ऐसे खूबसूरत ब्लूइश, आप क्योंकि माउंटेन में बर्फ़ जो है कि ब्लूइश माहौल क्रिएट करती है लो टेम्परेचर। वहाँ से जो जिप खोलने के बाद वहाँ से जो निकलने की रफ्तार थी आपकी कैंप से बाहर आने की, वो क्या थी पर सेकंड? वो वही होता है जैसे बंदे के जिसमें मेरा नहीं आ जाता वही लेट। पहले मुझे पता था कि मेरे पास आधा घंटा मैं तैयार हो सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो बेचैन। तो बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी, आप अनबिलीवेबल, माइट भी माइनस कितना कुछ होगा, मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जितने भी वसाइल थे और जितने कपड़े थे वो सब मैंने पहने, अपने आप को बांधा और कैमरा लेके उस पॉइंट पे जाके खड़ा हो गया जहाँ पे मुझे अच्छी एक कंपोजिशन मिल सकती थी। और ये कंपोजिशन कंकोडिया से ही मिलती है? जी हाँ, बेस कैंप से तो नहीं मिलती? बेसिकली बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे तो फिर आपको उसका वो नज़र नहीं आएगा। सर, इतनी सर्दी में आप रहे, मतलब ये तो चले कंकोडिया की एक अलग बात है, 11-12 दिन आप रहे, बट बहुत सारे पहाड़ों की आप बुलंदियों पे रहे हैं, बर्फ़ों में रहे हैं। ये जेटी वाला मामला है, यानी ये किस तरह है? आपका ताल्लुक पंजाब से है, मैदानों से है, ये अपने आप किस तरह आप क्लाइमेटाइज करते हैं माइनस के टेम्परेचर? देखिए जी, कहीं भी जाना हो तो क्लाइमेटाइज करना तो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली माउंटेन्स में। तो मैं तकरीबन 1 महीना पहले नीचे फारग जाके स्कर्दू में कुछ दिन रहा, उसके बाद मैं फिर चला गया कांदे वैली की तरफ, वहाँ पे अली ब्रा की तरफ गया, वहाँ पे कुछ दिन टाइम किया, फिर मचलूला पे गया, मचलूला को क्रॉस किया हमने, तो वहाँ पे क्लाइमेटाइज होने के बाद 1 महीना इस तरह मैंने सर्व किया। 1 महीने के बाद फिर हमने K2 की तरफ गए थे। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाता है कि स्पेशली हम जो मैदानी लोग हैं नहीं बर्दाश्त कर पाते। इसलिए कोई भी बंदा जो माउंटेन्स की तरह जाना चाहता है उसे क्लाइमेटाइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बंदा आपकी K2 की तस्वीरें देखे और आपके सामने बैठे हो और वो तस्वीरें देखे, उसको ये ना पता हो कि आपने खींची हैं, वो देखे कि हाँ ठीक है, अच्छी हैं, बस ये कह के रख दे, आप पे क्या बीतेगी? वो एक फीलिंग आपको यानी किसी कोई आइडिया नहीं ना हो सकता किस तस्वीर के पीछे किस क्या क्या वही बात है, मुशक्कत है। अगर हीरा आप किसी को दिखाएं, जौहरी नहीं है, तो उसे क्या पता है कि मैंने क्या शीशा पकड़ा हुआ है या क्या पकड़ा है। इसकी भी कदर, एक वैल्यू है, हर चीज़ की उसकी एक अपनी मार्केट है, उसकी एक अपनी प्लेसिंग है। जहाँ तक वो नहीं होगी कोई बंदा नहीं उसे जज कर सकता। के हवाले से आपको क्या अप्रिसिएशन मिली? अपने फोटोग्राफर तबके में भी डेफिनेटली लोगों ने पसंद किया होगा, जो आपके सारी बात है, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया और इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा। और उसकी सबसे बड़ी ये होता है कि आपका फ़ोटो जो जब दूसरे लोग पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर आपको जो सेटिस्फेक्शन होती है कि आपकी जो मेहनत होती है उस पर जाके सुकून आता है कि यार मैंने इतने दिन ज़ाया नहीं किए, बल्कि उससे ज़्यादा मुझे मिला है या मैंने पाया है जो जिसके लिए मैं गया था। और आई एम टोटली सेटिस्फाइड। वो उन दिन मेरे जो है मेरी पूरी ज़िंदगी पे हावी है, मैंने इतनी खूबसूरत सुबह कभी नहीं देखी। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच अफसारी। नाज़रीन, बात यह है कि चाहे पेंटिंग है, चाहे तस्वीर है, चाहे अफसाना है, चाहे कोई भी आप आर्ट की किसी भी डायमेंशन को ले लें, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि कोई बच्चा या कोई इंसान जो है वो इन चीज़ों को सीखे, वो फोटोग्राफर बन सकता है, वो अफसाना निगार बन सकता है, वो मौसीकी की तरफ जा सकता है, वो पेंटर बन सकता है। अच्छा, अगर वो ये सब ना भी करे तो मेरा ख्याल है कि हमारे सिलेबस पे एक बहुत ही बुनियादी चीज़ उसका हिस्सा होनी चाहिए कि किसी चीज़ को देखना कैसे, यानी किसी फ़ोटो को देखने की जो अहलियत है, सलाहियत है, वो भी तो ज़रूरी है। पेंटिंग, लोग जाते हैं, पेंटिंग्स की कई इस तरह की एग्जीबिशंस होती हैं,
तो बहुत सारे लोगों को एब्स्ट्रैक्ट है या कोई भी इस तरह का आर्ट है वो समझ नहीं आता, और वो बल्कि बहुत सारे लोग ये समझ होते हैं कि ये तो हम भी कर लें, बिल्कुल उनको आई। और बहुत सारे लोग कई ऐसे फनपारों को देख के उनको ये नहीं समझ आता कि इस फनपारे की इतनी कीमत क्यों है, ये लाखों में क्यों चली गई है या करोड़ों में क्यों चली गई है। बिकॉज उनको जो देखने वाला मामला है, यानी देखने की जो तालीम है, वो मुयस्सर नहीं है। मैं समझता हूँ कि निसाब में कम से कम ये देखने की तालीम ज़रूर होनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि चलें जो फ़नकार है उसको तो तारीफ़ की शक्ल में या उस तरह मुआवजा मिलता ही है, लेकिन जो देखने वाला है उसकी ज़िंदगी में भी अच्छे मीनिंग आ जाते हैं और ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। इस दुनिया को, इस ज़िंदगी को आर्टिस्टों ने, फ़नकारों ने, अदीबों ने, दानिश्वरों ने, शायरों ने, इन्होंने खूबसूरत किया। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे नौजवान से जिसने न सिर्फ फासलों को मात दी बल्कि हौसले, जुनून और जज्बे से एक नई मिसाल कायम कर दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब्दुल बासित की, जिन्होंने चीन के 5 सूबों से होते हुए 6000 किलोमीटर का फासला मोटर बाइक पर तय किया और इस्लामाबाद पहुंचे। उन्होंने पहाड़ों, मैदानों, दरियाओं और शहरों पर मुश्तमिल इस एडवेंचर से भरपूर सफर को बाइक पर अबूर किया। और अब्दुल बासित ने जिस हिम्मत, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहिरा किया, वो यकीनन हर पाकिस्तानी नौजवान के लिए एक रोशन मिसाल भी है। चीन के 5 बड़े सूबों से गुजरते हुए अब्दुल बासित से न सिर्फ इन्होंने सफर किया बल्कि रास्ते में लोगों तक मोहब्बत, सकाफत और भाईचारे का पैगाम भी पहुंचाया। मजीद उनके इस एडवेंचर से भरपूर सफर के हवाले से उन्हीं से अब्दुल बासित, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके पास मोटरसाइकिल कौन सी है और उसकी जब स्पेसिफिकेशंस बता दें तो ये भी बताइएगा कि किसने आपको उकसाया कि आप 6000 किलोमीटर का फासला तय करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास सुजुकी में है DL250। तो मैं बेजिंग से अभी तक इस्लामाबाद तक मैंने 6103 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। जबरदस्त। अब्दुल बासित, ये बताएं कि ये ख्याल आपको कैसे आ गया कि अब चीन से इस्लामाबाद तक बाइक पर सफ़र किया जाए? ये ख्याल मुझे कुछ महीने पहले आया था, क्योंकि मैं जो है चाइना में अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए। चाइनीज़ ने मेरे साथ बहुत जो है प्यार से पेश आए, मेरी मदद किए। तो मैंने कहा कि मैं चाइनीज़ को नहीं बल्कि पूरे दुनिया वालों को दिखाऊं कि हम पाकिस्तानी भी जो है चाइनीज़ से प्यार करते, चाइना से प्यार करते और हम उनको अपना घर ही जैसा समझते हैं। राइट। तो ये बताइएगा कि जब आपने शुरू किया उस वक्त आपके जहन में क्या था, ये जर्नी आपने कैसे शुरू किया? जब मैंने शुरू किया तो मैं बस यही सोच रहा था कि मैंने जो है अपना मुल्क का परचम चाइना बेजिंग में लहराना है, वहाँ से लहराते हुए जो है मैंने पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुँचना है। मुझे जो है पाकिस्तान का परचम से बहुत प्यार है और जब जो कंट्री में हम रहते हैं ये कोई जन्नत से कम नहीं है। तो मैं सोचता था कि मैं अपना कंट्री को प्रमोट करूं, टूरिज्म को प्रमोट करूं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी बताएं कि इतना लंबा, इतना तवील ये सफ़र था, बहुत सारी मुश्किलात भी सामने आई होंगी। कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? और डेफिनेटली कभी मौसम की ख़राबी भी होगी, नींद जो है वो भी पूरी नहीं होगी। तो इस सफ़र में सब चीज़ों को आपने मैनेज कैसे किया? तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है। दूसरी बात है कि मैं अकेला था, रास्ते में जो है रेगिस्तान 1200 किलोमीटर का रेगिस्तान मैंने तय किया हुआ है। आज 21 दिन हो गए, रास्ते में बारिश भी हुई, गर्मी भी हुई और प्यास भी लगी, भूख भी लगी। नींद तो मैं 5 या 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता था, कभी कभी 4 घंटे सोता था। मैं रात को 4-5 बजे उठ के जो है अपना सफ़र का शुरू करता था, क्योंकि कभी कभी 800 किलोमीटर भी चलना होता था, कभी 700 किलोमीटर। तो अल्लाह ने हिम्मत दी। जब भूख लगती थी, प्यास लगती थी या ठंड लगती थी, मैं अपने पाकिस्तान का परचम की तरफ देखता था और मेरे जिस्म में एक एनर्जी बूस्ट होता था कि नहीं, मैंने पाकिस्तान के परचम को लहराना है और इस्लामाबाद हर हाल में पहुंचना है। राइट। तो ये ट्रैक किसने आपको मदद दी बनाने में, या आपने खुद ये तय किया कि इस ट्रैक से होते हुए जाएंगे? और क्या क्या, किन किन इलाकों से आप गुजरे? मैं ये रूट जो बनाया है, मैंने तकरीबन 1 महीने पहले से मैं इस रूट को स्टडी कर रहा था।
आखिरकार मैं जो है कामयाब हो गया। मैंने सब कुछ नेट पे जो है अपना रूट बनाया, अपना जो है रास्ता था वो तय किया और इसमें जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस रूट पे कामयाब होके मैं इस्लामाबाद पहुंच गया। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि आपने रूट तो बना लिया, ये जो मुख्तलिफ सूबे थे चीन के जहाँ से गुजर कर आप आए, ये तजर्बा कैसा रहा? कौन सा सूबा सबसे ज़्यादा यादगार है? मेरे लिए इंजॉयमेंट के लिहाज से तो बीजिंग से होते हो जैसे इनर मंगोलिया इंटर हो गया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत पहाड़ी इलाका था, सारे जो है बहुत खूबसूरत था। लेकिन मैं जब इनर मंगोलिया में 2 सिटीज से गुजर के तीसरे में गया तो वहाँ से आगे बहुत ही खौफनाक था। रास्ता तो ठीक था लेकिन पूरा रेगिस्तान था। हेलमेट का शीशा थोड़ा खुल गया, पूरा रेत जो है फेस पे आते थे और बारिश हो गई। बारिश में मैं पूरी तरफ भीग गया था और वहाँ पे मैंने सोचा था कि पता नहीं मैं पाकिस्तान जिंदा पहुँचूँ या नहीं, क्योंकि बारिश रेगिस्तान में इतनी तेज़ी से थी कि मैं तो वहाँ पे बस अल्लाह का नाम ले रहा था, पाकिस्तान का परचम देख रहा था और मैं कह रहा था अल्लाह मेरी मदद करे, मैं कोई सही काम पे निकला हूँ। तो बस मैं अपने दिल में जो है अल्लाह को याद करते हुए फिर जैसे ही दूसरे जगह पे पहुँचा, कोई 200 किलोमीटर चल के, वहाँ पे फिर ऐसा सूरज 45 to 50 पे था, वहाँ पे मैं जल रहा था। मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि मैं वहाँ पे जल रहा था। तो वहाँ पे इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ा और आगे जाके मज़ीद 300 किलोमीटर का रास्ता था होटल तक, लेकिन मुझ में 800 किलोमीटर चला था, एनर्जी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं बाहर टेंट में सो गया और मैं सो रहा था, पूरा मेरे जिस्म पे जो है पसीने ही पसीना था क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी थी। तो वहाँ पे मुश्किल का सामना हुआ। अच्छा, तो बॉर्डर क्रॉसिंग पे कोई मुश्किल हुई आपको? जी सर, मैंने सही सुना नहीं, प्लीज। आपको बॉर्डर क्रॉसिंग में कोई बॉर्डर क्रॉस करते हुए आपको मुश्किल पेश आई? बॉर्डर क्रॉस में सर मैं जब चाइना पहुंचा, चाइना कस्टम ने बहुत हेल्प की। इवन कस्टम वालों ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और मुझे कहा कि जो कार्नेट होता है पाकिस्तान में वो मांग रहे, लेकिन 2017 के बाद चाइना ने कार्नेट बंद किया। उसका अल्टरनेट हल है कि आप डिपॉजिट जमा करें। मैं पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान में डीसी साहब ने मदद की है और दूसरा एक साहब था उसने मदद की, लेकिन 2 इंस्पेक्टर थे वहाँ पे, उन्होंने जो है बहुत तंग किया, 3 दिन लगा दी। हालांकि उनका सीनियर कह रहा कि नहीं कार्नेट के बगैर होता है, लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होता है, बहुत तंग किया। 3 दिन तक मेरा जो एनर्जी लेवल था वो उन्होंने 0 करवाया था, लेकिन मैंने तो आगे बढ़ना था। मैंने कहा ये जो भी कहे मुझे हर चीज़ का सामना करके इस्लामाबाद पैदल भी जाऊंगा लेकिन जाऊंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन बाद जो है वहाँ से उन्होंने मेरे लिए सब कुछ क्लियर की, लेकिन बहुत तंग किया। अच्छा चलें जी, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आपने अपना सफ़र तो मुकम्मल किया। अब्दुल बासित, ये बताएं कि ये जो आप आए हैं, इतना लंबा आपने सफ़र किया है, आपके साथ कोई स्पॉन्सर की हेल्प भी थी या फिर अपने ऑन पे आपने अपनी मदद आप की और सारा जो ख़र्चा है वो खुद ही मैनेज किया और ख़ुद ही बर्दाश्त किया उसे? अभी तक तो किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, क्योंकि मैंने बाइक भी खुद ही लिया था तकरीबन 2-3 महीने पहले कि मैं जब थोड़ा आदी हो जाऊंगा तब पाकिस्तान जाऊंगा। अगर डायरेक्ट ही लिया तो फिर मैं शायद इस पे नहीं चल सकूं। वो बाइक खुद लिया था और सफ़र में जो भी जो है अखराजात वगैरह आई है, सब कुछ मैंने अभी तक आज तक मैंने सब कुछ अपने जेब से दिया है। और मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ चाइना में। कितने पैसे लग गए? बीइंग अ स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते। सर मेरे तेल का ज़्यादा गए, तेल के तकरीबन 4900 RMB तक सिर्फ तेल के गए थे, क्योंकि सामान ज़्यादा थे। तेल बाइक जो है थोड़ा हेवी है और बाकी होटल वगैरह खाना शाना 21 दिन हो गए। तकरीबन 14 जुलाई को निकला था, 4 अगस्त को मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचा था, तो इसलिए थोड़े अखराजात ज़्यादा हो गए। लेकिन मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान के परचम के आगे जितना भी अखराजात हो वो कुछ नहीं है। अरे यही चीज़, यही मोटिवेशन। अच्छा बताएं कि फ्यूचर क्या प्लान्स हैं? बाइक पर मजीद भी सफ़र इसी तरह से करने? मैंने आगे सफ़र करना है, सिर्फ चाइना टू पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया में
मेरा यही ख्वाहिश है और यही उम्मीद है कि मैं पाकिस्तान का झंडा लहराऊं, पूरा दुनिया में जाऊं। मैं कहूं कि हम पाकिस्तानी अमन परस्त लोग हैं, हम पीस यही अमन चाहते हैं। मैं पूरे दुनिया में घूमना चाहता हूं और पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहता हूं। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे, हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे और पाकिस्तानी जो परचम आपका लहराने का एक ख्वाब है उसको तकमील मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और अब्दुल बातिश जैसे बहुत सारे अफराद हैं जो दुनिया देखना चाहते हैं और उसके लिए अपनी व्हीकल्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन जैसे अफराद की वजह से बहुत सारे रास्ते खुलेंगे जिससे मज़ीद भी ये मुमकिनात पैदा होंगी कि आप भी इस सफ़र पर जा सकेंगे। ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे। वेलकम बैक। अब बात करेंगे क्रिकेट की। तो T20 सीरीज अपने नाम करने के बाद ग्रीन शर्ट्स ने अब नजरें जमा ली हैं वनडे सीरीज पर। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का आगाज 8 अगस्त से हो रहा है। तो जनाब अब फ्लोरिडा से टीम ट्रिनिडैड भी पहुंच गई है। इसके बाद शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी ये है कि स्टार बैटर बाबर आजम और वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे। लेकिन बदकिस्मती से जार मिजाज फ़खर जमान जो है वो इंजरी के बायस सीरीज से बाहर हो गए हैं। उधर खबर यह भी है कि अगर फ़खर मुकम्मल फिट ना हो सके तो साबिक कप्तान बाबर आजम की वापसी T20 स्क्वाड में मुमकिन हो सकती है। यानी आइंदा सैफ अली की सीरीज और एशिया कप 2025 में बाबर आजम एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे, फ्रंट फुट पर होंगे। एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान अगस्त के दूसरे हफ्ते में मुतवक्के है और अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने एशिया कप के लिए अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है, जहां अफगानिस्तान की क़यादत करेंगे राशिद खान और बांग्लादेश की कमान संभालेंगे लिटन दास। तो क्या होने जा रहा है एशिया कप 2025 में? क्या पाकिस्तान की टीम में बड़े फैसले मुतवक्के हैं? इस पर हमने बात करनी है। इसीलिए हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अवैस, तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो वैसे ज़रा हमारी जो परफॉर्मेंस रही T20 में उस पर आप क्या कहेंगे? ये T20 सीरीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आपने एशिया कप की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा वर्ल्ड कप T20 की बात करें उसकी भी तैयारी हो रही है। और थोड़ा सा विकेट की बात करूं तो वेस्ट इंडीज की विकेट के अंदर कहीं ना कहीं वो लो बाउंस रहता है। अभी भी मेरे जेहन में जरूर ये बात खटकती है कि आपने जाके श्रीलंका के अंदर वर्ल्ड कप खेलना है। और पाकिस्तान की अगर मैं बैक टू बैक सीरीज की बात करूं, ठीक है कैलेंडर आपका बिजी है, आपने राउंड द स्केड्यूल मैचेस रखे हुए, लेकिन अभी भी श्रीलंका के साथ एज सच कोई आपने सीरीज नहीं रखी जाके। एटलीस्ट आपके जो लड़के हैं वो उन जैसी कंडीशंस के अंदर जाके थोड़ा सा यूज टू हो विकेट को। लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो जहां पर पाकिस्तान का सबसे एक अच्छा बेनिफिट मुझे लगा वो ये था कि सुफियान मुकीम का वापस आके परफॉर्म करना सबसे ज्यादा जो था वो था नवाज का वापस आके परफॉर्म करना, क्योंकि जिस वो एक प्रेशर सिचुएशन के अंदर आपको पता मोहम्मद नवाज गुजरे हैं वर्ल्ड कप के बाद, साइकोलॉजिकल ऑब्वियसली इफेक्ट भी रहता है, लेकिन उसके बाद इतने टाइम के बाद वापस आना, फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर बड़ा इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी रोल प्ले करता है किसी भी टीम के अंदर, लेफ्ट आर्म बैट्समैन भी साथ हो तो वो बड़ा एक एज आपको मिला है। यहाँ पर आपके बैट्समैन की बात करें साहबजादा जो फरहान है वो आपको ज्यादा फॉर्म के अंदर नजर आते हैं। चौथे पांचवें नंबर के अंदर आपको थोड़ा सा आप रिलैक्स पोजीशन में इसलिए नजर आ रहे हो क्योंकि सलमान अली आगा परफॉर्म कर रहे हैं। हसन नवाज एक बड़ा अच्छा एक आपको बेनिफिट मिल गया कि वो पांचवें नंबर के अंदर जो हमारे एक होता था ना कि स्टोनिस हो गया या पांड्या जैसा एक आपको एक बैट्समैन मिल जाए जो कि जारहाना इनिंग्स खेल सके, तो आपके पास एक अच्छे कुशन यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब फिर वही बात आती है कि जब आप पूल ऑफ क्रिकेट अच्छी बात है आप बढ़ा रहे हो, आपके पास ज्यादा लड़के आ रहे हैं कि आपके पास एक वो मैच का जो है ना एक बैटल आपको नजर आती है कि कौन टीम 11 के अंदर फिट होगा कौन नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बैटिंग के अंदर आज भी आप देखें तो आपके पास बहुत सी सेमनेस इस सेंस में है कि आपने ज्यादा स्ट्राइक रेट को जेन में रखा हुआ है, जहां पर खुदा ना खास्ता आपके जल्दी लड़के आउट होते हैं, जो एक मिडिल ऑर्डर के अंदर स्टेबल इनिंग्स खेलने वाला जो बैट्समैन होता है कहीं ना कहीं उसकी अब कमी महसूस होती है। मैं बाबर की बात कर रहा हूँ कि T20 में आने वाले T20 के वर्ल्ड कप की आप बात करें, यहाँ के जो T20s होने हैं ऑब्वियसली जितना मॉडर्न डे क्रिकेट इस वक्त चल रही है तो बाबर की बात करें रिजवान की बात करें हम खुद भी कहते हैं कि यार जगह नहीं बनेगी क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट किसी और सीट में जा रही है। लेकिन जब आप बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जो सीनियोरिटी होती है जो एक्सपीरियंस होता है मैटर करता है और वो मैटर करेगा आपको कहीं ना कहीं। जब आपने श्रीलंका जैसी डेड विकेट्स के ऊपर खेलना जहां पर स्पिन बड़ा तगड़ा होता है, आपने यूएई के अंदर कंडीशंस में खेलना है, दुबई आपको पता है हमेशा एक लो स्कोरिंग गेम रहा है और जब दूसरी टीम बैटिंग करने आती है आसान नहीं होता वहां पर स्कोर करना। तो
ये बहुत सी चीजें इस वक्त जेन में ऑब्वियसली जो हेड कोचेस, लेकिन अवैस हेड कोचेस और पूल की अगर आपने बात की है तो यही जो एक्सपीरियंस याफ्ता खिलाड़ी थे ये उन पिचेस पर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ऐसे फैसले लेने पड़े। अगर वो परफॉर्म कर रहे होते तो शायद ऐसे फैसले भी ना लेने पड़ते। लेकिन अब आप बताइएगा कि जो जीत है इसे एशिया कप या बड़ी कोई सीरीज में मदद मिल सकेगी पाकिस्तान को? देखिए, आपने जो पहली बात की, अगर वो प्लेयर्स की बात करूं, ऑब्वियसली ये हकीकत आपको समझनी पड़नी है हम सबको कि प्लेयर्स परफॉर्म करेगा, जो प्लेयर परफॉर्म करेगा वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहेगा। वो अब नाम वाम वाला चक्कर मैं कह रहा हूँ, मैं कोई अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मैं सीरियस सेंस में कह रहा हूँ, एक नाम का इम्पैक्ट जरूर होता है, लेकिन वो नाम का इम्पैक्ट खाली नाम तक ना रहे, वो गेम के अंदर भी इम्पैक्ट चाहिए होता है आपको। तो अच्छी बात है कि आप चॉप्स एंड चेंजेस पे गए हो, आपने रेस्ट दिया है लड़कों को ताकि वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होकर वापस टीम के अंदर है। जब एक प्लेयर बाहर बैठ के बेंच पे देखता है ना अंदर खेलती हुई टीम को, जब वो एनालिसिस अपने करता है तो वो ज्यादा बेहतर कर सकता है एज जब वो प्लेइंग अपना कंडीशंस के अंदर बाहर बैठा हुआ, ज्यादा अच्छे एनालिसिस उसके होते हैं। उसके अलावा जब आप बात जो ये सीरीज की बात करें, सीरीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए क्योंकि दो चीजें, एक तो T20 के अंदर आप इस वक्त 8वें नंबर पर मौजूद हो, आप शायद आपकी जो T20 रैंकिंग अभी नहीं है, शायद आप इस वक्त जंप करके 7वें या 6ठे नंबर पर आ जाए। वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी करना है, टॉप 6 नेशंस ने करना है। ओडीआई की बात करें, ओडीआई में भी आपकी कोई सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये सीरीज प्रिपरेशंस के लिए अच्छी इसलिए कि एटलीस्ट पूल ऑफ क्रिकेट आपके पास अब बढ़ रहा है कि आपको पता है कि ओपनर्स आपके पास तगड़े आ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर के अंदर जो मैंने बात की कुछ फ्लॉज आपको नजर आते हैं। हाँ, पेस बैटरी का कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउनफॉल आपको नजर आ रहा है। शाहीन बहुत अरसे के बाद वापस अच्छे फॉर्म के अंदर आपको नजर आए, रिदम में आपको नजर आए। फहीम अशरफ की बात करूं, जो ऑलराउंडर पोजीशंस की बात करूं, फहीम है चाहे हुसैन तलत हैं, मुझे समझ में नहीं अभी भी आ रही कि इनको जिस तरीके से पाकिस्तान टीम कैरी करी, हुसैन तो अभी वापस आए हैं, क्या ये आपके वर्ल्ड कप प्लान्स के अंदर है? क्योंकि आपने श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेलना है, वहां पर स्लो कंडीशंस हैं, वहां पर आपको ज्यादा स्किडी फास्ट बॉलर नहीं काम देगा। और हुसैन तलत की बात कर लो, फहीम की बात कर लो, एज सच कोई इंप्रेसिव आपको पता है इनकी फॉर्म्स आपको नजर नहीं है। पैचेस के अंदर फहीम अशरफ की फॉर्म्स आपको नजर आई हैं। तो ऑलराउंडर पोजीशन पर मैं कहता हूं पेस बैटरी पे पाकिस्तान को ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, वैसे अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो आपके ख्याल में क्या लगता है आपको, एक तो क्या साहिबजादा फरहान जैसे जो क्लासिकल बैट्समैन हैं वो T20 फॉर्मेट में देर पा कामयाबी हासिल कर सकते हैं? और दूसरा कि फखर जमान की जो मुसलसल इंजरीज हैं, क्या उनके करियर के लिए खतरे की घंटी है? देखिए, साहिबजादा की बात करें तो उसका रिकॉर्ड भी आपको पता है, 5 या 6 जो सा सेंचुरी स्कोर कर चुका है इस कैलेंडर ईयर के अंदर। और जो उसको एक हॉट फॉर्म के अंदर इस वक्त है, चाहे PSL की बात करें, उसके बाद उसने आके दिखाया कि वो फॉर्म को जिस तरीके से कैरी कर रहा है, दैट शोज के डोमेस्टिक क्रिकेट का जो इम्पैक्ट होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। जो डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलता हुआ, एक्सपीरियंस कैरी करता हुआ, बड़ा मंजा हुआ प्लेयर है अपना डोमेस्टिक के अंदर। इतना आसान नहीं था, मुझे याद है जब भी डोमेस्टिक में आप देखें बॉल को बड़ा तगड़ा वो हिट भी करते हैं। अब फखर जमान की आप बात करें तो फखर आपको पता है इम्पैक्ट प्लेयर है। मुझे पता है बहुत से लोग शिकायत करते हैं जी नहीं जी फखर जमान इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है। इम्पैक्ट प्लेयर है भाई, जब भी उसने स्कोर आपके लिए बड़ा किया तो वो पूरा का पूरा मैच ही एक साइड लेके चला गया और नजर भी आपको आया है। तीसरे नंबर पे बैटिंग करना वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर इसलिए भी होता है क्योंकि जब वन डाउन पोजीशन की आप बात करते हो किसी भी टीम के अंदर वो एक बैकबोन की पोजीशन होती है। फखर जमान का ना होना, वो जो स्ट्राइक रेट वाली और फिर जब एग्रेसिव अप्रोच की बात करते हो तो वो हर्ट जरूर आपको करेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो इनिंग्स को लेके ग्राफ्ट भी करते रहे वेस्ट इंडीज सीरीज के अंदर। लेकिन खबरें जो आपने भी कहा अभी आ भी रही हैं कि शायद बाबर आजम को इंक्लूड किया जाए। बाबर की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू ओपनर्स, क्योंकि ओपनिंग के अंदर ये कि फील्ड इंटैक्ट होती है, आप ज्यादा इजीली जो आप निकाल लेते हो, शॉर्ट सिलेक्शन आप कर लेते हो। लेकिन जब आप फील्ड रेस्ट्रिक्शंस ओपन होते हैं, ज्यादातर वन डाउन पोजीशन जब आपकी स्टेबल इनिंग्स चल रही हो तो उसकी थिंकिंग माइंडसेट और डिफरेंट होता है। आपने स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन करना है, आपने प्लेयर्स को मिडिल ऑर्डर को लेके भी साथ चलना है, इकोनॉमी रेट को भी अपने मेंटेन करना है। तो ये बहुत सी चीजें बाबर आजम के दिमाग में भी चल रही होंगी। लेकिन जो प्रैक्टिस जो नजर आ रही है उनकी, वो नजर आ रहा है कि वो कोशिश में है कि अपनी जो स्ट्राइक रेट है, चाहे बैटिंग जो टेक्निक है, उसको डिफरेंट तरीके से आजमाएं, यहाँ पर एग्रेसिव खेलना चाहें। इंपॉर्टेंट फिगर होगा, लेकिन फखर जमान का ना होना पाकिस्तान को मैं कहता हूँ जरूर हर्ट करेगा। लेकिन अच्छी ऑप्शन ये है कि आपके पास अवैस बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस वक्त क्रिकेट की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के लिए। और देख ही रहे हैं कि तब्दीलियां कुछ मुतवक्के हैं, तो देखते हैं कि अब वनडे सीरीज में कैसे परफॉर्म करते हैं। हम ब्रेक पर जाएंगे, जब वापस आएंगे तो एक और मुलाकात आपसे करवाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। ग्रैपलिंग एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निकल किस्म है जिसमें खिलाड़ी बगैर किसी हथियार के सिर्फ गिरफ्त, पोजीशनिंग और सबमिशन के जरिए एक दूसरे को काबू में लाने की कोशिश करते हैं। और ये खेल ना सिर्फ जिस्मानी मजबूती मांगता है बल्कि दिमागी हाजिर जवाबी, हिकमत अमली, सख्त ट्रेनिंग का भी तकाजा करता है। और दुनिया भर में ग्रैपलिंग तेजी से मकबूल हो रहा है और खुशी की बात यह है कि पाकिस्तानी नौजवान भी इसमें अपनी जगह बना रहे। हमारे आज के मेहमान इब्राहिम नदीम इसकी एक बेहतरीन मिसाल है, जिन्होंने थाईलैंड में होने वाली इंटरनेशनल ग्रैपलिंग चैंपियनशिप की 2 कैटेगरीज में हिस्सा लिया और एक में गोल्ड मेडल, दूसरे में सिल्वर मेडल जीता है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इब्राहिम ने चैंपियनशिप में इटली, चाइना, थाईलैंड और रोमानिया से आए एथलीट्स को शिकस्त दी है। मजीद इब्राहिम इस वक्त स्टूडियोज में पहुंच चुके हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद बताएं इतनी बड़ी जीत पर, इस अचीवमेंट पर कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं ऑब्वियसली काफ़ी प्राउड हूँ और अपनी टीम्स के लिहाज से भी काफ़ी प्राउड हूँ, क्योंकि मैं एक जूनियर मेंबर हूँ अपनी टीम का, लेकिन उन सब ने मुझे सपोर्ट किया, घर वालों ने सपोर्ट किया और उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि मैं इस तरह जाके खेलूँ। मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था ये, तो ऑब्वियसली काफ़ी खुशी है। तो ग्रैपलिंग तो काफ़ी गैर मकबूल है, लोगों को पता भी नहीं है। ज़रा बताइएगा इस खेल के बारे में और आपको अपने हरीफ को कैसे चित करना पड़ता है इसमें। ऑब्वियसली ये इतना पॉपुलर स्पोर्ट तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ऑब्वियसली मैं समझता होना चाहिए, क्योंकि ये जनरली अगर बाकी कॉम्बैट स्पोर्ट्स देखें, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, उनसे ज़्यादा सेफ़ है और उनसे ज़्यादा टेक्निकल भी है कुछ लिहाज से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें और अगर हम दूसरे लिहाज से भी देखें एज ए स्पोर्ट, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान में भी ग्रो कर रहा है, लास्ट 4-5 ईयर्स में काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो मिक्स मार्शल आर्ट्स भी ऑब्वियसली मैं उसका भी प्लेयर हूँ, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो इसमें बेसिकली आपने अपने ओपोनेंट को या पॉइंट से जीत सकते हैं आप, या फिर आप उसको सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ चोक्स होते हैं, जॉइंट लॉक्स होते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने एक मूव इस्तेमाल किया, ट्रायंगल चोक कहते हैं उसको, तो 2 विन्स मेरी उसके ज़रिए थी और 1 पॉइंट्स के ज़रिए थी। तो इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से आप जीत सकते हैं मैच। ओके, अच्छा, आपने जैसे कहा कि आपका फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था, कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जो कम्पीट करना था, ये कैसा रहा? अच्छा एक्सपीरियंस था। इंटरनेशनल प्लेयर्स में जो एक्सपेक्ट कर रहा था ज़्यादा फ्रेंडली थे। अच्छा, हाँ, वो काफ़ी फाइट से पहले भी आपको खुद अप्रोच कर रहे थे। मैंने कहा शायद वो थोड़ा एरोगेंट ना हो, थोड़े से उनके कॉन्फिडेंस ना हो इस लिहाज से कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस थे मेरे से। उनकी मैंने प्रोफाइल्स देखी थी, तो वो मेडलिस्ट थे जो मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन में उससे पहले भी जिनके साथ मैं कम्पीट कर रहा था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन वो आपको खुद अप्रोच कर रहे थे, गुड लक विश कर रहे थे, तो इस तरह काफ़ी प्लेजेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और चैलेंजिंग कितना था? चैलेंजिंग काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं काफ़ी कम टाइम स्पेंड किया मैंने ओवरऑल थाईलैंड में। तो मेरा ऑब्वियसली 20 आवर्स का ट्रैवल था, तो उसके बाद उधर जाते साथ ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। वेट कट करना ऑब्वियसली वो भी एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, और फिर अगले दिन ही कंपटीशन था, उसमें भी मल्टीपल फाइट्स एक दिन के अंदर होते हैं। बिल्कुल, हम ये जानना चाहते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स में हमने देखा है बहुत ही खतरनाक किस्म का खेल है वो, और ग्रैपलिंग आप कहते हैं कि कदरे सेफ है। तो दोनों जगह पे जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, खेल रहे हैं इसको, तो आपको नहीं लगता कि एक जगह पर आपको हिट करना और अपने हरीफ को नॉकआउट करने की तरफ जाना पड़ता है, दूसरी जगह जानिब हम देख रहे हैं ग्रैपलिंग में आपको टेक्निकल नॉकआउट, तो यहाँ ग्रैपलिंग में भी हिट्स मौजूद होती हैं जो मार्शल आर्ट्स की तरह की तर्ज की होती हैं, जहाँ पर आपको उसको हिट करने के बाद चोक करके जो है हराना पड़ता है? नहीं, उसमें ये जो ग्रैपलिंग है, इससे बेसिकली आप स्ट्राइक्स नहीं कर सकते अपने ओपोनेंट को, आप सिर्फ उसके भी कुछ वर्जन्स होते हैं जो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रैपलिंग मेन स्पोर्ट है, ADCC सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, इसमें तो इसमें स्ट्राइक्स अलाउड नहीं होती। मिक्स मार्शल आर्ट्स में होती हैं, इसमें नहीं होती। तो आपने उसको बेसिकली चोक या सफोकेट करना होता है? हाँ, सफोकेट करना होता है, लेकिन आप जॉइंट लॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, जो कि उसके रोटेटर का आपको टारगेट करे, या उसके एल्बो को टारगेट करे, या उसकी कोई टेंडन को टारगेट करे जो हाँ डैमेज भी कर सकता है। जैसे कि मेरी जो फर्स्ट फाइट थी, तो ओपोनेंट को मैंने एक मूव इस पर यूज़ किया, फ्लाइंग ट्रायंगल, तो वो उसमें बेहोश हो गया था। तो इसमें शायद आपके पास वो वीडियो भी हो, तो इसलिए डेंजरस तो ये भी है, ऑब्वियसली कॉम्बैट स्पोर्ट है, लेकिन मैं रिलेटिव सेफ्टी की बात कर रहा हूँ।
अच्छा इब्राहिम, इस वाली जो चैंपियनशिप है इसकी तैयारी के लिए आपको कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? ये थोड़ी शॉर्ट नोटिस पे मुझे इसके बारे में पता चला था। तो मेरे ट्रेनिंग पार्टनर्स और कोच ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के अंदर। उन्होंने मुझे स्टार्ट से कॉन्फिडेंस दिया, ये तुम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेने नहीं जा रहे, ये तुम इंटरनेशनल गोल्ड लेने जा रहे हो। तो उन्होंने इसका लिहाज नहीं किया कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था या कुछ भी, उन्होंने स्टार्ट से मुझे मोटिवेटेड रखा था। तो मेरे ट्रेनिंग पार्टनर्स जो थे साथ, उनको मेंशन करना चाहूँगा, फैसल भाई और हसन, हसनैन, अवैस, सारे मेरे पार्टनर्स हैं। हम बेसिकली यूए में वॉल्टन रोड पे हमारी टीम है। सर अल्ताफ़ ताफू जो पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के एथलेटिक्स कमीशन के हेड हैं, तो उनके अंडर में ट्रेन करता हूँ। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ, उन ट्रेनिंग की गाइडेंस थी, टेक्निकल ट्रेनिंग थी, हर चीज़ पे वर्क किया। टाइम मेरे पास थोड़ा कम था, 2 to 3 वीक्स थे प्रिपेयर करने के लिए। बस यही पूछना चाहेंगे कि एंड गोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप अमूमन जब भी एंटर होते हैं और इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे होते हैं तो एक आपका एंड गोल ये भी होता है कि आपको एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन जब आपके कोच ने आपको बताया कि एंड गोल आपका गोल्ड लाना है, वहां पे एक्सपीरियंस करने जाना नहीं है, तो हाउ इट टेल्स अ प्लेयर्स साइकोलॉजी? मेरे लिए तो पॉजिटिव चीज़ थी कि उन्होंने मेरे साथ ये चीज़ एसोसिएट की कि ये एक्सपेक्टेशंस रखी मेरे से, तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए कॉन्फिडेंस दिया उसने मुझे। तो हर ऑब्वियसली हर प्लेयर की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, तो हो सकता है किसी के लिए प्रेशर उसको नेगेटिवली इफेक्ट करे, साइकोलॉजी के मुताबिक करना चाहिए ऑब्वियसली। और मेरे कोच ज़ाहिर इस मामले में वो समझते थे कि मेरे लिए मोटिवेटिंग होगा, तो उन्होंने मुझे स्टार्ट से ही कह दिया था कि तुम इंशाल्लाह गोल्ड लेकर आओगे इंशाल्लाह, और आप ले आए भाई, ज़बरदस्त। अच्छा, आप इन दी एंड बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह से अली ने जिक्र किया कि ग्रैपलिंग का पता नहीं है, और बहुत सारे लोग अब आपको देख के मुतासिर होंगे, आना चाहेंगे इस गेम के लिए, तो क्या उन्हें कोई पैगाम देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पैगाम जो है पेरेंट्स के लिए समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरी है। प्लेयर्स तो आप कोई भी देखेगा कि इस तरह फाइट्स वगैरह हो रही हैं तो यूथ तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट होगी, उनकी मतलब की चीज़ है। बिल्कुल। असली में जो रुकावट होती है वो पेरेंट्स होते हैं, वो कहती हैं अनसेफ है या कोई इसमें इस तरह के इश्यूज हैं। तो ऑब्वियसली हर किसी का काम भी नहीं कि वो एथलीट बने, स्पोर्ट्स में कम्पीट करे, ऑब्वियसली उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अलाउ करें कि वो ठीक है कम्पीट ना करें, बल्कि ट्रेन तो कम से कम करें सेल्फ डिफेंस के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम नदीम, हमारे मौजूद थे, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे थे। इसी नोट पर हम आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।